value. Okay, so bank XYZ invested rupees 1 lakh in the following three securities having face value of rupees 1000 each. तो details हमारे पास already given है security 1, 2, 3 and further we are provided with the amount, yield, risk weightage and the tenure over here and we need to answer accordingly and हमने उन्हीं के हिसाब से क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पोस्ट करना है. So question number 1 over here it says what would be the average yield of all the three securities. तो तीनों सिक्योरिटीज की एवरेज यील्ड क्या होने वाली है. व्हाट वुड बी द एवरेज यील्ड फॉर थ्री सिक्योरिटीज ओवर हियर. तो यहां पर मैं एक कॉलम बना लेता हूं. लेट्स से यील्ड का कॉलम बना लेते हैं एंड फॉर द सिक्योरिटी 1 S2 S3. ओके एंड अगर हम यील्ड के हिसाब से देखें तो जो अमाउंट आपके पास है उतनी यील्ड मिलेगी. अगर 5% की यील्ड मेरे पास है यहां पर सो यील्ड कितनी रहेगी. इट विल बी 50,000 डिवाइडेड 50,000 5% ऑफ 50,000. सो 50,000 multiplied by 5%, that is 2500. That is 2500. And further for S2, the yield would be equal to 30,000 into 7%, that is 2100. And further S3 की जो yield है that would be 20,000 into 9%, that is equal to 1800 over here. That is equal to 1800 over here. तो एवरेज यील्ड का जो कंसेप्ट है दैट इज पर्टिकुलरली टू जो भी हमारे पास यील्ड आ रही है तीनों सिक्योरिटीज में उसका हम एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे. तो इट्स क्वाइट इजियर. तो काफी ज्यादा यहां पर आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इट विल बी 2500 जस्ट राइटिंग ओवर हियर 2500 प्लस 2100 प्लस 1800 डिवाइडेड बाय 3. दिस वुड बी द एवरेज यील्ड. दिस वुड हैव बीन द एवरेज यील्ड. तो एवरेज यील्ड यहां पर क्या आ रही है. इट इज पर्टिकुलरली 2500 plus 2100 plus 1800 that is equal to 6400 divided by 1 lakh. So it is 0.064. अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते इट विल बी 6.4% ओवर हियर. तो सबसे पहले जो करेक्ट आंसर पोस्ट किया गया दैट इज पोस्टेड बाय मोहर एंड देवाशीष दास. तो मोहर एंड देवाशीष दास ने सबसे पहले करेक्ट आंसर पोस्ट किया दैट इज ऑप्शन बी ओवर हियर इज द राइट आंसर. Option B is the right answer in this context. Okay, now let's move to the next question. It says how much is the risk weightage of the assets. Risk weighted assets क्या अगर हमें RWA कैलकुलेट करना तो क्या रहेगा. देखिए जो रिस्क वेटेज है वो ऑलरेडी हमें गिवन है 30% है तो कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा. अगर मैं यहां पर RW की बात करता हूं तो रिस्क वेटेज सिक्योरिटी 1 के केस में 30% है 50,000 का. सो इट इज 15,000 and for security 2 it is particularly 60% यानी कि 18,000 and the third it is equal to कि जो रिस्क वेटेज है that is 100% तो ये हो जाएगा 20,000. तो हमारे पास रिस्क वेटेज का आंसर क्या रहेगा. व्हाट वुड बी द रिस्क वेटेज. रिस्क वेटेज क्या रहेगी. द सम टोटल ऑफ दीज थ्री टर्म्स. तो यहां पर तीनों का टर्म यहां पर क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे तीनों को. दैट इज 15 प्लस 18 इज इक्वल टू 33 प्लस 20 इज इक्वल टू 53,000. तो यहां पर रिस्क वेटेड एसेट्स क्या रहेंगे इट विल बी 53,000. अगर आपको यहां पर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा यहां पर जो हायर रिस्क सिक्योरिटी है वो कौन सी है. आपकी सबसे ज्यादा जो हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट है वो यहां पर कौन सी है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर. तो सबसे पहले जो करेक्ट आंसर पोस्ट किया गया रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज पोस्टेड बाय देवाशीष दास ओवर हियर रिलेटेड टू 53,000. तो 53,000 जो है वो RWA है हमारा. ओके तो यहां पर अगर हम सबसे ज्यादा अगर हायर रिस्क सिक्योरिटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली जिसमें रिस्क वेटेज सबसे ज्यादा है दैट विल बी द मोस्ट रिस्कियर. ठीक है दैट विल बी द मोस्ट रिस्किएस्ट. ठीक है तो पर्टिकुलरली यहां पर सिक्योरिटी 3 जो है सबसे ज्यादा रिस्कियर हमारी इन्वेस्टमेंट होने वाली है. ओके नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हियर. इट सेज हाउ मच इज द कैपिटल रिक्वायर्ड इफ CAR इज 9%. देखिए BCBS यानी कि बेसिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है यहां पर CAR के बारे में बताया लेकिन मिनिमम CAR के बारे में बताया. जो मैक्सिमम CAR है दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू जो भी मैक्सिमम के रिलेटेड नहीं रहता बट रिलेटेड टू कि यहां पर जो रेगुलेटर्स हैं रेगुलेटर्स जैसे कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो यहां पर अपने बैंक्स की रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए जो CAR की मिनिमम वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं ऑल्टर कर सकते हैं. तो BCBS के द्वारा यहां पर जो प्रोवाइडेड है इन केस इफ द परसेंटेज इज नॉट प्रोवाइडेड टू इन द क्वेश्चन इटसेल्फ तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी. अगर तो इंटरनेशनल बैंक गिवन है तो उसके केस में पर्टिकुलरली क्या रहेगा इट विल बी 8%. इट विल बी 8%. लेकिन अगर इंडियन बैंक है तो उसके केस में क्या CAR जो रहेगी वो 9% रहने वाली है. ओके तो यहां पर अगर आपको कुछ भी नहीं गिवन है तो विल बी टेकिंग इट एज व्हाट विल बी टेकिंग इट एज द
इंडियन बैंक ओवर हियर, तो आप इंडियन बैंक का स्ट्रक्चर से काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपको गिवन है, सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? आपके पास रिस्क वेटेड एसेट जो है, रिस्क वेटेड एसेट जो है वो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए 53,000 मल्टीप्लाइड बाय 9%। तो आपके पास यहां पर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और कैपिटल रिस्क वेट एसेट रेशियो, CRAR भी कहते हैं इसको, ठीक है। सो 53,000 एंड फॉर द मल्टीप्लाइड बाय 9% दैट इज 4770, दैट इज 4770। तो यहां पर आंसर करेगा ऑप्शन ए ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर। अगेन देवाशीष दास एंड मुकुल कुमार हैव आंसर्ड करेक्टली related to question number 3. Related to question number 3. Now let's move to the next question. It says, if the yield of a security after 1 year is 5.83%, what would be its price? तो अगर यहां पर सिक्योरिटी 1 जो है एक साल के बाद उसकी यील्ड जो है पर्टिकुलरली दैट इज गिवन टू बी 5.83% है, तो उसके केस में यहां पर उसका प्राइस क्या रहने वाला है? देखिए सिक्योरिटी 1 के केस में यहां पर पर्टिकुलरली आपने देखा कि 50,000 का अमाउंट इन्वेस्टेड है, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन को भी साथ के साथ देखना पड़ेगा, उसके ऑप्शंस को भी देखना पड़ेगा कि यहां पर पर्टिकुलरली जो आपको सिंगल यूनिट जो है यहां पर सिक्योरिटी का, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहां पर क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली यहां पर आपको कैलकुलेशन करनी है। सो द फेस वैल्यू क्या है हमारे पास? द फेस वैल्यू ओवर हियर इट इज पर्टिकुलरली 1000, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 1000 फेस वैल्यू है। एंड व्हाट वाज द टेनर ऑफ द सिक्योरिटीज? इट वाज 7 इयर्स। जो यहां पर टेनर था सिक्योरिटीज का जो दिया गया है हमें, वो दिया गया 7 इयर्स का, ओके। एंड फर्दर जो आपको यील्ड पहले दी गई थी दैट वाज पर्टिकुलरली गिवन टू बी, आपको कितनी यील्ड दी गई है? 5% की आपको यील्ड यहां पर दी गई है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि पर्टिकुलरली जो यील्ड गिवन है, यानी कि जो कूपन मुझे मिल रहा है, जो यानी कि कूपन मुझे फिक्स मिल रहा है, दैट इज 5% ओवर हियर। अब मार्केट जो रेट है जो नया आपको दिया गया दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू ROR, यानी कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज पर्टिकुलरली गिवन टू बी 5.83%, दैट इज 5.83%। लेकिन कितने साल के बाद? एक साल के बाद। यानी कि अगर मैं रेजिडुअल मैच्योरिटी की बात करता हूं, इस कंसेप्ट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, तो रेजिडुअल मैच्योरिटी जो रहने वाली है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू 6 इयर्स, वो 6 साल के हिसाब से। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको यहां पर लगाना है एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द आंसर्स। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला जो रहता है दैट इज फेस वैल्यू, एंड फेस वैल्यू के ऊपर आप PVIF फैक्टर को कैलकुलेट करते हो एंड KD परसेंटेज एंड N ओवर हियर, एंड फर्दर द कूपन वैल्यू जो आपको यहां पर फिक्स, यहां पर एनुअल इनकम मिल रही है ना यहां पर, ठीक है। पर्टिकुलरली कूपन क्या है? कूपन के ऊपर आप PVIF फैक्टर को कैलकुलेट करते हो फॉर द KD परसेंटेज एंड फर्दर N नंबर ऑफ टेनर्स ओवर हियर। तो फेस वैल्यू यहां पर क्या है? फेस वैल्यू इज 1000 एंड फर्दर PVIF विल बी राइटिंग इट एज सच, एंड KD परसेंटेज क्या है यहां पर? इट इज 5.83%, इट इज 5.83% एंड विल बी इक्वल टू 6 नॉट 7। काइंडली इस चीज को ध्यान रखना है, इट विल बी 6 नॉट 7। कूपन कितना आ रहा है? 5% के साथ। अगर मैं 5% की बात करता हूं तो मेरे पास यहां पर 50 रुपीज का कूपन जो है वो यहां पर रिसीव हो रहा है, एंड PVIF अगेन एंड फर्दर 5.83% जो मेरे पास यहां पर रिक्वायर्ड यील्ड है, एंड 6 ओवर हियर। नाउ थ्रू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला वी कैन डू कैलकुलेट व्हाट? वी कैन डू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड ओवर हियर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ओवर हियर। इज इट क्लियर? तो वो मेथड सेम ही रहने वाला है। बट कीप वन थिंग इन माइंड, कि पर्टिकुलरली आपके पास देखिएगा कि मेरे पास यहां पर PVIF को कैलकुलेट करने के लिए मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करना पड़ता है, दैट इज पर्टिकुलर इक्वल टू व्हाट? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R, यानी कि जो मेरे पास डिस्काउंटिंग रेट है, यानी कि 5.83% की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, इट विल बी 0.0583 रेज टू पावर 6। तो मुझे इस फैक्टर को पर्टिकुलरली कैलकुलेट करना है एंड दैट वुड बी रिलेटेड टू PVIF वैल्यू, ओके। तो यहां पर क्या रहेगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.0583 एंड रेज टू पावर 6 है, तो जितना रेज टू पावर है उतने टाइम्स आप इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे। सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6। सो इट इज 1000 मल्टीप्लाइड, ये पूरे के पूरे फैक्टर की वैल्यू की हमारे पास आई है, इट इज 0.71178, ओके, एंड प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय, सिंपली GT का बटन प्रेस करेंगे, दैट इज PVIF वैल्यू, दैट इज 4.943। तो अकॉर्डिंगली हम यहां पर सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 50 प्लस 711.78, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 958.96। वी वर ऑलरेडी अवेयर कि अगर आपके पास जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि जो आपके पास मार्केट रेट है, अगर वो आपके पास ज्यादा हो जाता है कूपन से, अगर वो आपके पास कूपन से ज्यादा हो जाता है, तो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड होगी वो हमेशा क्या होगी? लेसर होगी टू द
फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो अकॉर्डिंगली यहां पर आंसर क्या रहेगा, इट विल बी 958.97, दैट इज ऑप्शन बी ओवर हियर इज द राइट आंसर। दैट इज ऑप्शन बी ओवर हियर इज द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। तो ऑप्शन बी जो है यहां पर दैट वुड बी द राइट आंसर, एंड मुकुल कुमार एंड स्वाति लटकर हैव आंसर्ड करेक्टली ओवर हियर एट द अर्लीस्ट रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा, बिकॉज इसके बारे में हमने ऑलरेडी सोल्यूशन इसका कैलकुलेट कर लिया था, लास्ट वीडियो में भी हमने इनके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ओवर हियर। इट सेज इफ द यील्ड ऑफ द सिक्योरिटी 3 आफ्टर 1 ईयर इज, यील्ड ऑफ द सिक्योरिटी 3 आफ्टर 1 ईयर इज 8.37%। तो हमें यील्ड दी गई सिक्योरिटी 3 के ऊपर, सिक्योरिटी 3 के ऊपर यील्ड जो थी दैट वाज पर्टिकुलरली 9%। वो कितनी थी? 9% थी, लेकिन अब कितनी हो गई है? 8.37% हो गई है। नाउ इट इज 8.37%। अगर आपके पास जो मार्केट यील्ड है, इफ दैट इज लेसर देन दैट ऑफ द कूपन, जो आपके पास कूपन आपके पास फिक्स्ड आ रहा था उससे कम हो जाती है, तो उसके केस में आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है दैट ऑलवेज एक्सीड्स द फेस वैल्यू। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे आफ्टर 1 ईयर का कंसेप्ट है, तो यहां पर क्योंकि यहां पर तीनों सिक्योरिटीज के केस में जो मैच्योरिटी थी दैट वाज फॉर 7 इयर्स, तो जो रेजिडुअल मैच्योरिटी है, मैं आरएम लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में, तो यहां पर ये क्या रहेगा, इट विल बी 6 इयर्स। जो रेजिडुअल मैच्योरिटी है वो 6 इयर्स की है। एंड फर्दर मेरे पास आरओआर जो दिया गया दैट इज पर्टिकुलरली इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 8.37%। फेस वैल्यू सेम ही है, दैट इज इक्वल टू 1000 ओवर हियर। जो रिटर्न मेरे पास यहां पर आ रही थी दैट वाज कूपन, जो मुझे यहां पर फिक्स मिलने वाला था दैट वाज पर्टिकुलरली इक्वल टू व्हाट, दैट वाज इक्वल टू 9%, क्योंकि सिक्योरिटी 3 की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सिक्योरिटी 3 की बात कर रहे हैं। ओके, तो अकॉर्डिंगली यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। फेस वैल्यू जो है वो 1000 है, एंड फॉर द फेस वैल्यू के ऊपर पीवीआईएफ कैलकुलेट करते हैं, केडी परसेंटेज इज 8.37%, एंड फॉर 6 इयर्स प्लस जो कूपन है 9% है, तो 90 रुपीज कूपन मिल रहा है, एंड कूपन के ऊपर आप पीवीआईएफ फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, अगेन 8.37%, एंड अगेन इट इज 6 ओवर हियर। तो इसको हम यहां पर फटाफट से सॉल्व कर लेंगे, फिर से डिस्काउंटिंग फैक्टर को सॉल्व करेंगे, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1.0837, एंड रेज टू पावर 6 है, तो 6 टाइम्स इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6, दैट इज इक्वल टू 0.6173। इट इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.61737 प्लस 90 मल्टीप्लाइड बाय, सिंपली जीटी का बटन प्रेस किया, दैट इज 4.57 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस 617.37। ठीक है, तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। इट विल बी 1028.80, 1028.80 इज द राइट आंसर। एंड अमित कुमार रॉय एंड नरेश जी ने यहां पर सबसे पहले आंसर पोस्ट किया है रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज ऑप्शन बी ओवर हियर इज द राइट आंसर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर दैट इज ऑप्शन बी ओवर हियर, दैट इज 1028.80। आपको सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, कौन सी सिक्योरिटी की बात की गई है, कितने साल के बाद की बात की गई है, एंड फर्दर आपको मार्केट यील्ड क्या गिवन है, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज if the yield of the security 3 after 2 years increases by 100 basis point over the yield of 1 year, तो अगर यहां पर कहा गया है आपके पास जो यील्ड थी सिक्योरिटी 3 की 2 साल के बाद इंक्रीज हो जाती है बाय 100 बेसिस पॉइंट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक बेसिस पॉइंट का मतलब होता है हम 0.01 की बात करें। अगर मैं 100 बेसिस पॉइंट की बात करता हूं दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू 1% यहां पर इंक्रीज हो गया, लेकिन किस रेट्स के ऊपर से इंक्रीज हुआ है, जो यील्ड आपके पास थी एक साल के बाद उसके ऊपर 1% इंक्रीज हुआ। यानी कि मुझे लास्ट क्वेश्चन में गिवन था कि मेरे पास यहां पर जो रिक्वायर्ड रिटर्न थी दैट वाज 8.37%, अब वो 1% इंक्रीज हो गई, यानी कि कितनी हो गई है, 9.37% हो गई है, 9.37% हो गई है। एंड मेरे पास रेजिडुअल मैच्योरिटी यहां पर कितनी रह गई है, रेजिडुअल मैच्योरिटी इज पर्टिकुलरली इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 7 इयर्स का टोटल था, लेकिन 2 साल अब निकल चुके हैं, तो यहां पर जो रेजिडुअल मैच्योरिटी दैट इज इक्वल टू 5 इयर्स, वो यहां पर 5 साल की रह गई है। ओके, तो अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं यहां पर। सो अगेन फेस वैल्यू इज सेम, दैट इज 1000। जो मेरे पास पीवीआईएफ कैलकुलेट करना है वो फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करना है, देन इट इज 9.37%, जो मेरे पास केडी परसेंटेज है 9.37, एंड आरएम इज इक्वल टू 5 प्लस जो यहां पर कूपन मिल रहा है थर्ड सिक्योरिटी के ऊपर वो तो सेम ही रहेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज एनीवे, सो इट विल बी इक्वल टू 90 बिकॉज 9% के साथ मिल रहा है ओवर द फेस वैल्यू, एंड फॉर द पीवीआईएफ फॉर दिस फैक्टर, तो यहां पर हम 9.37% एंड 5 इयर्स के लिए कैलकुलेट करने वाले हैं। So keeping that thing in mind, we will be solving it again.
दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.0937 एंड रेज टू पावर 5 है तो 1 2 3 4 5 दैट इज इक्वल टू 0.6390. So it will be 1000 multiplied by 0.63901 plus 90 multiplied by simply GT का बटन प्रेस करेंगे 3.8525. ओके सो मल्टीप्लाइड what 985.74 35 आ रहा है तो particularly 985.75 over here would be the right answer. तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर that is the right answer in this regard. तो क्वेश्चन नंबर 6 के केस में जो सही आंसर है that is option A over here. So Amit Kumar Roy and Shashi Sharma have answered correctly over here at the earliest related to question number 6. तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस है क्वेश्चन में, लेकिन उन चेंजेस को समझना काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है. अगर आप बिल्कुल बेसिक्स नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली आप सही क्वेश्चन होते हुए भी गलत कर बैठेंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. इट सेज if the yield of the security 3 after 2 years increases by 1 bps over the 1 year. तो अगर देखिए सिंपल सा क्या क्या उन्होंने व्हाट बी द चेंज इन द बेसिस पॉइंट वैल्यू. तो बेसिस पॉइंट वैल्यू में क्या चेंज हुआ है उसे हमने कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? बेसिस पॉइंट वैल्यू में जो चेंज है वो हमने कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो पहली चीज तो मुझे यहां पर कैलकुलेट करनी है मार्केट प्राइस जो मेरे पास यानी कि प्रेजेंट वैल्यू होने वाली है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद जो यहां पर प्राइस मेरे पास होने वाला है उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे. एंड व्हाट वुड बी रिलेटेड टू, क्योंकि अब मेरे पास 0.01% सिर्फ और सिर्फ चेंज होने वाला है. देखिए इन्होंने पहले कहा कि अगर आपके पास 1 साल के बाद जो प्राइस होगा वो मुझे ओवर द ईयर 1 है ना, तो वो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर लिया था. यानी कि ओवर द ईयर 1 अगर हम देखें तो लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था. एंड वी कैलकुलेटेड इट टू बी 1024 समथिंग किया था हमने कैलकुलेट. दैट वाज पर्टिकुलरली इक्वल टू व्हाट, जो सिक्योरिटी 3 के केस में हमने कैलकुलेट की थी वैल्यू, दैट वाज 1028.80. 1028.80 वाज द वैल्यू जो हमने यहां पर ऑलरेडी कैलकुलेट की थी. ओके, तो अगर मैं यहां पर 5 साल की बात करूं ऑफ सिक्योरिटी 3 आफ्टर 2 इयर्स इंक्रीजेस बाय 1 बीपीएस ओवर द यील्ड ऑफ ईयर 1. ईयर 1 के केस में बात कीजिएगा यहां पर, तो ईयर 1 के केस में यहां पर हमने बात की थी 8.37% की बात की थी. तो उसके केस में हमने जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की थी दैट वाज 1028.80. 1028.80 की जो वैल्यू है वो हमने यहां पर कैलकुलेट की थी. ठीक है, लेकिन साथ के साथ इन्होंने कहा कि अगर एक यानी कि कहने का मतलब है एक तरफ तो मेरे पास यहां पर 8.37% हो गया. ठीक है, एंड दूसरी तरफ मेरे पास क्या था, जो नया जो वैल्यू यहां पर आ गई है वो 1 बीपीएस के साथ यानी कि 0.01% के साथ इंक्रीज हो गई है. दैट इज 8.38% हो गई है. कितना हो गया है? 8.38% हो गई है. तो इनके लिए मुझे यहां पर प्रेजेंट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो यहां पर मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है. नाउ द इजियर मेथड इट वुड बी कि मैं पहले यहां पर 8.37% पर कैलकुलेट करूं फॉर द 5 इयर्स, देन फॉर 8.38% के लिए कैलकुलेट करूं फॉर द 5 इयर्स. ठीक है, क्योंकि ये मुझे पर्टिकुलरली दिया गया था जो 1028 वाला आंसर है ना, जो 1028 वाला आंसर है दैट वाज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू आफ्टर 1 ईयर, यानी कि ये 6 इयर्स रिमेनिंग मैच्योरिटी थी इसके केस में. ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली अब मुझे बेसिस पॉइंट वैल्यू में चेंज देखना है. ठीक है, तो मैं पर्टिकुलरली क्या करने वाला हूं अभी यहां पर, मैं यहां पर पहले 8.37% के साथ कैलकुलेट करूंगा, देन आई विल बी कैलकुलेटिंग एट 8.38% ओवर हियर. ओके, तो यहां पर हम पहले 8.37% पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो सेम वैल्यूज को यहां पर मैं फटाफट से लिख देता हूं यहां पर. सो इट विल बी 1000 एंड फॉर द पीवीआईएफ ओवर हियर एंड फॉर द 8.37% अब 5 साल के यहां पर आफ्टर 2 इयर्स है तो यहां पर रिमेनिंग मैच्योरिटी 5 इयर्स की रह जाएगी, प्लस जो यहां पर मुझे कूपन मिल रहा है इट इज द सेम पीवीआईएफ अगेन एंड यहां पर रहेगा 8.37 रेज टू पावर 5 है 1 2 3 4 5 दैट इज इक्वल टू ये वाले फॉर्मेट की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.669 एंड फर्दर 04 एंड जीटी का बटन प्रेस किया 3.954 तो मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस 669.04 दैट इज इक्वल टू 1024.906. तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि 8.37 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1024.906. तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 9067 आ रही है. तो लेट्स से कि ये 907 है मेरे पास, क्योंकि बेसिस पॉइंट वैल्यू है तो काफी ज्यादा कम डिफरेंस होने वाला है. ओके, एंड द सेकंड स्टेप इट वुड बी कि सेम चीज को मैं 8.38% के ऊपर कैलकुलेट करूंगा. सो इट विल बी 1000 पीवीआईएफ ऑफ द सेम एंड फर्दर 8.38% फॉर 5 years ओनली एंड फर्दर 90 एंड पीवीआईएफए
ऑन 8.38% फॉर 5 years. ओके, तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे. सो 1 डिवाइडेड बाय 1.0838 रेज टू पावर 5 है 12345 दैट इज इक्वल टू ये वाले फैक्टर की वैल्यू आ रही है 0.668735 एंड फर्दर जीटी का बटन प्रेस करते हैं. सो पीवीआईएफ वाले फैक्टर की वैल्यू आ रही है 3.953 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस 668.735 दैट इज इक्वल टू व्हाट 1024.50. तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ रही है 1024.5085 यानी कि 509 ले लेते हैं. ओके, तो बीपीवी क्या रहेगा? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट वुड बी द बीपीवी. तो अगर मैं एक बेसिस पॉइंट की वैल्यू बोलता हूं यहां पर तो आंसर क्या रहेगा? 1 बेसिस पॉइंट वैल्यू का आंसर क्या रहेगा? इट विल बी पर्टिकुलरली जो भी मेरे पास वैल्यू यहां पर आने वाली है, यानी कि जो बाद की वैल्यू है वो कितनी थी एंड पहले की वैल्यू कितनी थी. सो इट विल बी यहां पर इसको मैं कहता हूं BP1 BP2 और अगर इसमें कहता हूं BP1. ठीक है, तो बाद की वैल्यू यानी कि BP2 एक साल के बाद जो यहां पर चेंज होगी वैल्यू BP2 माइनस BP1. तो आंसर क्या रहेगा? 1024.5085 माइनस 1024.907 दैट इज इक्वल टू 0.398 का यहां पर आंसर है वो यहां पर रहने वाला है 0.3984. अगर मैं इसको यहां पर डेसिमल पार्ट्स को फिक्स करके देखता हूं तो यहां पर 8 की जगह 5 हो जाएगा, 5 की जगह 9 हो जाएगा. तो इट विल बी 0.5 पॉइंट पर्टिकुलरली क्या रहेगा हमारे पास जो आंसर रहने वाला है दैट विल बी 0.398 के आसपास नहीं है. इट इज पर्टिकुलर रिलेटेड टू व्हाट? ये 4 के आसपास की वैल्यू है. ध्यान से देखिएगा, ये जो वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर वो 4 के आसपास की वैल्यू है. ओके, तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आंसर पोस्ट करने वाले हैं. उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर आंसर पोस्ट. प्लीज डू कंफर्म द ऑडियो क्वालिटी सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर. द बेसिस पॉइंट वैल्यू तो 8.37 है. देन इट फर्दर डिक्रीज टू 8.36 यानी कि एक टाइम पर 8.37 है, दूसरे टाइम पर ये 8.36 है. ठीक है, तो पर्टिकुलरली 8.37 था हमने लास्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेट किया था फॉर 5 इयर्स. फॉर 5 इयर्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था ना ये वाला तो पार्ट. तो ये तो हमारे पास आई थी रिलेटेड टू 1024.9107 इसके आसपास रही थी. ओके, नाउ लेट्स जस्ट कैलकुलेट इट फॉर 8.36. तो उसके लिए क्या कैलकुलेट करेंगे? फेस वैल्यू PVIF 8.36%, 5 years 90. PVIFA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 8.36% के ऊपर एंड फॉर 5 years. ओके, तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर. इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1.0836 एंड रेज़ टू पावर 5 है 12345 दैट इज इक्वल टू 0.669 0.6693526. ओके, एंड जीटी प्रेस किया 3.955 ये मेरे पास वैल्यू आ गई है. मल्टीप्लाइड बाय 90 किया प्लस 669.3526 दैट इज इक्वल टू व्हाट 1025.31. ये वैल्यू आई है मेरे पास 1025.31. ये वैल्यू मेरे पास आई है यहाँ पर 3126 आई कैन से. ये वैल्यू मेरे पास आई है. इज दैट क्लियर? तो यहां पर डिफरेंस क्या रहेगा? अगेन अगर मैं इसको कहूंगा BP2 एंड ये है मेरे पास BP1 तो इट विल बी BP2 माइनस BP1 यानी कि 1025.3126 माइनस 1025.3126 माइनस 1024.9107 दैट इज इक्वल टू 0.0419. तो देखिए इसमें क्या रहेगा? पर्टिकुलरली वैल्यू जो रहेगी आपके पास पॉजिटिव रहेगी. तो क्वेश्चन आपको वैसे ये वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी. अगर ओवर द सेम पीरियड आपने बीपीवी ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है तो अगर तो वो कम हो रहा है, अगर तो डेफिनेटली अगर वो वैल्यू हमारे पास कम हो रही है तो वो पॉजिटिव डिफरेंस आएगा. अगर वैल्यू ज्यादा हो रही है तो डेफिनेटली आपके पास नेगेटिव डिफरेंस आएगा. तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था नेगेटिव था, तो इस क्वेश्चन में सीधा हमारा आंसर बिना सॉल्व किए हम लिख सकते थे ए ऑप्शन यहां पर मार्क कर सकते थे. तो अकॉर्डिंगली यहां पर जो ऑप्शन ए है दैट वुड बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड. इज दैट क्लियर? तो यहां पर इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बेसिस पॉइंट वैल्यू सेम रहने वाली है. बेसिस पॉइंट वैल्यू का मतलब होता है कि 0.01% को चेंज करने से आपके पास वैल्यू में क्या डिफरेंस आता है.
तो अगर आपने एक बार वो बेसिस पॉइंट वैल्यू को कैलकुलेट कर ली है तो डेफिनेटली आपको दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। अगर तो वैल्यू आपके पास इंक्रीजिंग ट्रेंड के ऊपर है, अगर वो इंक्रीज हो रही है यानी कि यील्ड इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली बॉन्ड वैल्यू कम होगी तो वो नेगेटिव में रहेगा। अगर ये आपके पास यहाँ पर यील्ड जो है वो डिक्रीज हो रही है, लाइक दिस वे दिस सेट पर्टिकुलरली 1 बीपीएस कम हो गई है, तो डेफिनेटली आपके पास बॉन्ड प्राइस की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो आपके पास जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो ऑप्शन ए ओवर हियर इज द राइट आंसर एंड सुमन यादव एंड स्वाति हैव आंसर्ड करेक्टली ओवर हियर एट द अर्लीस्ट। So question number 8 answer is option A. Now let's move to the next question. It says if the yield of the security 1 after 1 year is 5.83%, what would be its Macaulay duration? तो हमने ड्यूरेशन को कैलकुलेट करना है, मैकुले ड्यूरेशन को। ड्यूरेशन यानी कि मैकुले ड्यूरेशन एक ही चीज रहती है। फॉर्मूला सिंपल सा है, दैट इज सिग्मा पीवीटी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू को हम टाइम फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड और द सिक्योरिटी ओवर हियर, दैट इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का ये फॉर्मूला रहता है। ओके, लेकिन सिंपल सी चीज को लेकर के चलिएगा कि आपके पास ड्यूरेशन होता क्या है। ड्यूरेशन पर्टिकुलरली वो यहां पर होल्डिंग पीरियड है। अगर आप यहां पर सिक्योरिटी को, बॉन्ड को उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होल्ड करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो यहां पर इंपोज नहीं होता है। ओके, एंड फटाफट से आंसर कीजिए कि जीरो कूपन बॉन्ड के केस में जो ड्यूरेशन है व्हाट वुड बी इट इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। जो ड्यूरेशन है वो क्या रहेगी, दैट इज पर्टिकुलरली इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड इन केस ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड। ओके, जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है जिसके केस में आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिल रही, लेकिन इस केस में तो हमें पता है कि सिक्योरिटी 1 में हमें कितनी रिटर्न मिल रही थी, इट इज 5% की यील्ड मिल रही थी ना, हमें 5% की यील्ड मिल रही थी। तो हमें यहां पर पर्टिकुलरली बताना है कि अगर यील्ड आपके पास एक साल के बाद 5.83% है एंड उसके केस में आपको ड्यूरेशन को कैलकुलेट करना है। ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल सा कंसेप्ट जो है वो यहां पर देखना पड़ेगा। सिंपल सा जो कंसेप्ट है वो यहां पर आपको समझना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू कि आपको कॉलम्स बना लेने हैं, लाइक ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, आपको ये कॉलम बना लेने हैं। अब यहां पर आप जो फ्रीक्वेंसी में आपके पास कूपन मिल रहा है उसे यहां पर नोट कर लेंगे, यानी कि मेरे पास इक्वल यहां पर ईयरली यहां पर कूपन मिल रहा है, हाफ ईयरली कूपन तो नहीं है ना, एनुअल कूपन है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है इसका मतलब है एनुअल कूपन है। ओके, तो यहां पर रिमेनिंग मैच्योरिटी कितनी है, एक साल के बाद कितनी मैच्योरिटी रह जाएगी, वैसे तो 7 साल की थी लेकिन रिमेनिंग मैच्योरिटी कितनी रहेगी, 6 ईयर्स की रहेगी। सो अकॉर्डिंगली आई विल बी जस्ट राइटिंग ओवर हियर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा। ठीक है, दैट इज पर्टिकुलरली टी, यहां पर मैं टी वैल्यू को मेंशन कर रहा हूं। ओके, सेकंड कॉलम में यहां पर मैं जो भी कैश फ्लोज रहने वाले हैं, जो भी कैश फ्लोज रहेंगे उनके बारे में लिखूंगा। यानी कि मेरे पास अगर यील्ड जो है वो 5% की है ओवर द फेस वैल्यू ऑफ ₹1000, तो यहां पर मेरे पास कैश फ्लोज क्या रहेंगे फॉर द 6 ईयर्स, इट विल बी 5% ऑफ 1000 दैट इज इक्वल टू 50। तो यहां पर ये मेरे पास कैश फ्लोज रहने वाले 50 50 50 50 अगेन। बट फॉर द लास्ट ईयर जब आपको रिडेम्पशन वैल्यू भी मिलेगी यानी कि फेस वैल्यू भी मिलेगी, इट विल बी 1050, इट विल बी 1050। ओके, कॉलम सी जो है दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द डिस्काउंटिंग फैक्टर। आपके पास डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला मैंने बताया था, दैट वाज पर्टिकुलरली इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर n, जहां पर जो r है दैट इज द रिक्वायर्ड रेट, जो कि आपको दिया गया है कि वो 5.83% था, वो 5.83% था, यानी कि मार्केट का जो रेट है दैट इज 5.83%। तो इसको इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। आप यहां पर अगर पहले साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू जो रहेगी वो 1 रहेगी, सेकेंड ईयर के लिए 2 रहेगी एंड सो ऑन। ओके, तो सिंपली आपको क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.0583 एंड इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो पहले साल का आ गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0.945। ओके, सेकेंड ईयर के लिए किया तो ये आ गया हमारे पास 0.893, क्योंकि मैं डेसिमल पार्ट्स को यहां पर मैनेज कर रहा हूं साथ साथ में। इक्वल टू का साइन फिर से प्रेस किया, इट इज पर्टिकुलर इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 0.844, 0.844 एंड अगेन 0.797, 0.797 again 0.753, 0.753 and for the last year 0.712, 0.712। इज दैट क्लियर? तो ये मेरे पास कौन सा फैक्टर आ गया, ये मेरे पास डिस्काउंटिंग फैक्टर मैंने कैलकुलेट करनी है। कॉलम डी के केस में पर्टिकुलरली आप क्या करेंगे, आप यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे बी इंटू सी को, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो को आप कैलकुलेट करेंगे। बी इंटू सी को हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू है कैश फ्लो की वो हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं।
तो ऑलरेडी मेरे पास ये वैल्यू लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पर उनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। सो 50 इंटू 0.945 दैट इज इक्वल टू 47.25। थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी लगता है, लेकिन अगर आप इसके यूज टू हो जाएंगे तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 50 इंटू 0.893 दैट इज इक्वल टू 44.65। 50 इंटू 0.844 दैट इज इक्वल टू 42.2। 50 इंटू 0.797 that is equal to 39.85. 50 into 0.753 that is equal to 37.65. and further 1050, ध्यान रखना है लास्ट में 50 नहीं है, इट इज 1050। तो 1050 मल्टीप्लाइड बाय 0.712 that is equal to 747.6। ओके, अब अगर मैं सभी कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड कर देता हूं, दैट वुड बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, यानी कि मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेता हूं, यानी कि मेरे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाती है। तो सभी को ऐड कर देते हैं। 747.6 प्लस 37.65 प्लस 39.85 प्लस 42.2 प्लस 44.65 प्लस 47.25 दैट इज इक्वल टू व्हाट 959.2। 959.2 ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आ गई। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। ओके, एंड कॉलम ई में आपको क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई ए इंटू डी, यानी कि ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू थी, ये पर्टिकुलरली मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो कैलकुलेट की थी। तो कॉलम ई में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पीवी डॉट टी, यानी कि ए इंटू डी किया हमने ए इंटू डी को कैलकुलेट किया। तो 1 इंटू 47.25 दैट इज 47.25। 44.65 multiplied by 2 that is equal to 89.3. 42.2 multiplied by 3 that is equal to 126.6. 39.85 into 4 that is equal to 159.4. 37.65 into 5 that is equal to 188.25, and last one 747.6 multiplied by 6 that is equal to 4485.6। इन सभी को ऐडअप कर देंगे तो ये पीवीटी आ गया हमारे पास, पीवी डॉट टी का सम आ गया ना, यहाँ पर समेशन है देखिए ऊपर, ठीक है। तो सभी को सम टोटल करना है 4485.6 प्लस 188.25 प्लस 159.4 प्लस 126.6 प्लस 89.3 प्लस 47.25 and that is equal to what 5096.4। 5096.4 यहां पर मेरे पास आ गया, पीवीटी का सम आ गया। कौन सा करेगा, सिंपल सा है, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर की वैल्यू फिल कर दीजिए, दैट इज 5096.4, डिनोमिनेटर में प्रेजेंट वैल्यू दैट इज 959.2। ओके, एंड ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड इज ऑलवेज लेसर देन दैट ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड एक्सेप्ट द केस ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड, क्योंकि जीरो कूपन बॉन्ड के केस में आपके पास जो मैच्योरिटी रहती है दैट इज जो आपके पास ड्यूरेशन रहती है दैट इज इक्वल टू मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, अदरवाइज इट इज लेसर देन दैट ऑफ इट। सो 5096.4 डिवाइडेड बाय 959.2 दैट इज इक्वल टू 5.31, दैट इज इक्वल टू 5.313। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड मैंने कैलकुलेट कर ली है, दैट इज इक्वल टू 5.313। तो यहां पर आंसर करेगा ऑप्शन बी ओवर हियर इज द राइट आंसर, दैट इज मैकेले डेरिवेशन को हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एंड नागविश ने यहां पर सबसे पहले करेक्ट आंसर पोस्ट किया था, दैट इज रिलेटेड टू 5.31 years over here, that is option B over here in this particular case। Is that clear? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। ओके